Hello UPSC aspirants, I am Kunal sir. Welcome back to the CRMIS and today we are going to do a laser sharp analysis of the governance questions in UPSC CSE Means 2025 GS paper 2. Bachcho, listen carefully because in this video you will get clarity on how many governance questions were asked this year, the level of difficulty, whether they were doable or tricky, the exact approach and keywords to use in your answers, and the most importantly, how this year's paper compares with the last 5 years. ये स्पेशली द 2024 एंड 2023 वाला पेपर. नाउ इन दिस सेशन मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या थे, बल्कि यह भी आपको समझाऊंगा बच्चों कि यूपीएससी वास्तव में आपसे चाहती क्या थी और इन क्वेश्चंस को फ्रेम करते समय एग्जामिनर की नीड क्या थी बेसिकली. अगर आप ये समझ गए तो आप कभी भी गवर्नेंस आंसर को लिखते समय निशाने से नहीं चुकेंगे, आपकी आंसर बहुत अच्छी लिखाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क्स और मॉडल स्ट्रक्चर भी दूंगा जिन्हें आप सीधे एग्जाम में यूज कर सकते हो. बच्चों, इस वीडियो के देखने के बाद गवर्नेंस आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट नहीं लगेगा बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इन एक्शन सब्जेक्ट की तरह आप इसको देखोगे. तो एक पहला सवाल खड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो गवर्नेंस वाले सेक्टर से थे. हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी जो है टोटल 20 क्वेश्चन जो है जीएस2 में पूछती है. इन मेंस जितने भी हमारा मेंस में कितने पेपर हैं टोटल, अगर आप देखें 4 जीएस का हो गया, ऐसे हो गया, 2 कंपलसरी हो गया और 2 हमारा ऑप्शनल हो गया. लेकिन जो हमारा जीएस का पेपर है अगर आप इसको देखोगे तो एक पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस होती है. जीएस2 में भी 20 क्वेश्चंस हैं. अगर आप देखेंगे टोटल 20 क्वेश्चन में से इस बार इन 2025 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस इन जीएस पेपर 2 5 वर प्योरली फ्रॉम द गवर्नेंस वाला सेक्शन से, यानी 5 जो क्वेश्चन थे सीधे एकदम गवर्नेंस वाले सेक्शन से थे. मैं 2025 की बात कर रहा हूं. यानी अगर आप देखोगे टोटल पेपर के 25% एरिया कवरेज कर रहा था आपका गवर्नेंस वाला सेक्शन. अच्छा, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लास्ट 5 ईयर से, है ना, जैसे अगर आप 2024 में ही अगर आप इसको देख लें, 2024 और मैं 2023 की बात कर रहा हूं, इन दोनों ईयर में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो क्वेश्चन आया है 7 क्वेश्चन आया है आउट ऑफ 20, है ना. इसके बाद अगर आप 2022 में जाएंगे, 2021 में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे 2022 हो या 2021, यहां पर 8 क्वेश्चंस हैं गवर्नेंस से अराउंड, ये लगभग मैं बोल रहा हूं. अच्छा, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पॉलिटी और गवर्नेंस को जोड़ करके पूछ लिया जाता है. कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाले एरिया दोनों को सेक्शन को जोड़ करके क्वेश्चन बना दिया जाता है. तो उन सभी को मैं काउंट करते हुए बोल रहा हूं, राइट, कि मतलब ऑन एन एवरेज आपके 8 क्वेश्चंस थे 22 और 21 में और 7 क्वेश्चंस थे 24 और 23 वाले ईयर वाले पेपर में. सो क्लियरली 2025 हैज ट्रिम्ड गवर्नेंस वेटेज, यानी कहीं ना कहीं कम हुआ है. अगर आप देखेंगे पिछले वर्षों के मुकाबले तो क्वेश्चन कम पूछी गई है, बट द क्वेश्चंस दैट केम वर हाईली कंसेप्चुअल एंड डिजाइन ओरिएंटेड क्वेश्चंस. सो रिमेंबर दिस कीवर्ड, जहां पर यूपीएससी पिछले वर्षों में एक्ट्स और स्कीम से क्वेश्चन पूछा करती थी, अभी यूपीएससी इस साल डिजाइन और एनालिसिस बेस्ड गवर्नेंस के क्वेश्चन पूछी है. सो दिस सिंगल शिफ्ट एक्सप्लेन द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर. चलिए अगला क्वेश्चन इसी बीच उठ जाता है कि सर आपके अनुसार क्या क्वेश्चन डुएबल थे. सो मेरा जो आंसर है, यस दे वर मॉडरेट एंड एब्सोल्युटली डुएबल, बट ओनली इफ यू प्रिपेयर्ड गवर्नेंस बियॉन्ड करंट अफेयर्स एंड बियॉन्ड स्कीम्स. हाँ, ये मॉडरेट थे और मैं बच्चों आपको बता रहा हूं ये आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे, लेकिन तभी जब आप गवर्नेंस को केवल करंट अफेयर्स और स्कीम्स तक सीमित न रहकर आपने इसको गहराई से अगर पढ़ा होता तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे. और यूपीएससी यही देखना चाहती है कि क्या सिर्फ फैक्ट्स लिखते हैं आप या फिर उन्हें पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से जोड़कर एनालिसिस भी आप कर सकते हैं. क्योंकि इस बार के पेपर ने अपने आपसे जो है इन डेप्थ थिंकिंग की मांग की है. सिर्फ सरफेस फैक्ट्स और स्कीम्स लिख करके आप इस बार के गवर्नेंस के क्वेश्चन में आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते. इतनी तो सत्य है, ये अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको मालूम चल गया होगा. तो यूपीएससी आपसे क्या चाहते हैं? यूपीएससी चाहते हैं कि आप इन डेप्थ लिखिए. वो देखना चाहते हैं कि आप गवर्नेंस को डिजाइन थिंकिंग के लेंस से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं. और अगर मैं लेंस थिंकिंग बोल रहा हूं तो लेंस थिंकिंग का सिंपल मतलब क्या हुआ, है ना, लेंस थिंकिंग इन द सेंस कि डिजाइन थिंकिंग के लेंस से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे. इसका क्या मतलब है कि प्रॉब्लम्स को सिटीजन की नजर से देखो, फिर उसके लिए ऐसा सॉल्यूशन सोचो जो सिंपल, स्केलेबल और सस्टेनेबल हो. और यही है डिजाइन थिंकिंग. गवर्नेंस को रिजिड लॉ बुक की तरह नहीं बल्कि लिविंग, ब्रेथिंग और सिटीजन फ्रेंडली डिजाइन की तरह आपको देखना है. तो ये इस तरीके से इस पूरे पेपर को, गवर्नेंस वाले क्वेश्चन को अप्रोच करना था.
लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे सर अगर आप कितने क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को अगर आप दिखा पाए, और मुझे लगता है कि आप में से जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनको तो मालूम है, बल्कि जो बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन देख रहा होगा प्यारे बच्चों। 8 से पहले भी, इससे पहले भी एक हमारा क्वेश्चन है गवर्नेंस का, 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, है ना। ये हमारा 2025 का यानी 2025 का GS2 का पेपर है और 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा गवर्नेंस से रिलेटेड है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोल रहा है कि ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता केंद्रीय डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह है, परीक्षण कीजिए। यानी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन्स एग्जामिन। देखिए बच्चों, ये बड़ा ही स्मार्ट सवाल है, बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन है। पहली बार यूपीएससी ने गवर्नेंस को आईटी डिजाइन के लैंग्वेज में पूछा है, ये चीज याद रखिएगा। और यहां पर बैक एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? बैक एंड इंटीग्रेशन का सीधा मतलब है कि सारे डेटाबेस, मिनिस्ट्रीज, प्लेटफॉर्म्स आपस में जुड़े ताकि डुप्लीकेशन ना हो, लीकेज ना हो, है ना, बढ़िया से काम हो। इसका तात्पर्य यहां पर यह बताने का प्रयास किया जरा क्वेश्चन में जो बैक एंड इंटीग्रेशन टर्म यूज किया गया उसका मतलब यह है। फिर इसके बाद क्या बोला गया है कि भाई यूजर सेंट्रिक डिजाइन्स, आप इसको एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं फ्रंट एंड यूजेबिलिटी। तो यहां पे जो फ्रंट एंड जो यूजेबिलिटी का जो टर्म यूज किया गया है इसका मतलब क्या है ना। तो इसका तात्पर्य यहां पर यह है कि भाई इस पूरे क्वेश्चन को अगर देखोगे तो एक मतलब यह भी निकलता है, तो इसका मतलब है कि सिटीजन्स के लिए ऐप या पोर्टल इतना सिंपल कर दिया जाए कि बिना कोचिंग, बिना मैनुअल को बेचारे यूज कर सके। तो आप टेंशन कहां है इस क्वेश्चन को देखकर? अगर आप बैक एंड इंटीग्रेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दोगे ना यहां पर, तो फ्रंट एंड स्लो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और अगर फ्रंट एंड को फ्लैशी बना दिया लेकिन बैक एंड वीक है तो सर्विस डिलीवरी कोलैप्स हो जाएगी। तो एग्जामिनर यहां टेस्ट कर रहा है कि क्या आप गवर्नेंस को सिर्फ बेसिकली स्कीम या लॉ नहीं बल्कि सिटीजन एक्सपीरियंस की नजर से देख सकते हो या नहीं दे सकते हो। और यही हिडन डिमांड है इस क्वेश्चन का। तो हिडन डिमांड क्या है? सीमलेस इंटीग्रेशन प्लस सिंपल यूजेबिलिटी इज इक्वल टू रियल डिजिटल गवर्नेंस। फिर से कह देता हूं, हिडन डिमांड क्या है क्वेश्चन का कि आप ये बताओ कि सीमलेस इंटीग्रेशन प्लस सिंपल यूजेबिलिटी इज इक्वल टू रियल डिजिटल गवर्नेंस कैसे है। मतलब इफ यू विल अंडरस्टैंड, देखो मेरा सिंपल कहना है, इफ यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 50% तो गेम आपका ऐसे ही क्लियर हो गया। और इस क्वेश्चन को लिखने का बड़ा सिंपल अप्रोच था कि आप इंट्रोडक्शन में ई गवर्नेंस को डिफाइन कर दीजिए, बॉडी में आप बायसनेस दिखा दीजिए, पोर्टल पुश मॉडल और लैंग्वेज बैरियर्स, डिजिटल डिवाइड को डिफाइन कर दीजिए, इंपैक्ट में लिख दीजिए एक्सक्लूजन, लो अपटेक, ट्रस्ट डेफिसिट जैसे टर्म्स को उपयोग करो, है ना। यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स भी आप दे सकते हैं अगर आप इंपैक्ट लिख रहे हैं तो। करेक्टिव मेजर्स में आप लिख सकते हो कि यूजर रिसर्च हो गया, है ना, मोबाइल फर्स्ट, मल्टीलैंग्वेज, असिस्टेड एक्सेस वाया कॉमन सर्विस सेंटर्स, आउटकम केपीआईस, नॉट जस्ट अप टाइम, है ना, आउटकम केपीआईस। तो ऐसे ऐसे टर्म यूज किए जा सकते थे। देखिए मैं चूंकि गवर्नेंस के क्वेश्चन को यहां पर मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मॉडल आंसर नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मुझे सिर्फ हिंट देना है, क्योंकि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन देकर आए हैं तो आप लिख कर ही आए होंगे। तो यहां पर अगर मैं हिंट दे दे रहा हूं तो आप चूंकि उससे जोड़ पाओगे कि अच्छा मैंने ये लिखा था, सर ये बोल रहे, हाँ, है ना, जो सर बोल रहे मैंने लिखा हुआ है तो मेरा आंसर अच्छा है। तो मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं आपको, है ना, हिंट दे रहा हूं, ऊपर ऊपर से अप्रोच बता रहा हूं। तो यहां पर यूज कर सकते थे, जब आप इसके आंसर को लिख रहे होते तो बेसिकली आप इसके कीवर्ड में यूज कर सकते थे, सर्विस ब्लूप्रिंट, है ना, प्राइवेसी बाय डिजाइन, सिटीजन एट सेंटर, ऐसे ऐसे कीवर्ड को यहां पर यूज किया जा सकता था, तो आपका आंसर अच्छा हो जाता। तो बड़ी सिंपल ई गवर्नेंस को डिफाइन कीजिए, है ना। ई गवर्नेंस को डिफाइन करने के बाद आप इसका इंपैक्ट दिखाइए, है ना। तो ये चीज है, इसको ऐसे डील किया जा सकता था। क्वेश्चन बड़ा इजी था, स्मार्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार अगर आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर से मैं कहना चाह रहा हूं, मैं यहां पर आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूं बच्चों, सिर्फ हिंट दे रहा था आपको। जैसे अगर आप 8 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी आपका गवर्नेंस वाले सेक्शन से है। क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर्स, डू यू एग्री, जस्टिफाई, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद हिंदी में पढ़ लो आप इसको, कि नागरिक समाज संगठनों को गैर राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन को देखने के बाद इतना तो क्लियर है कि दिस क्वेश्चन इज परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको अगर लिखना है तो अप्रोच पहले ये होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर दो, कुछ कोटेशन यूज करो, कुछ रिपोर्ट यूज करो,
है ना। फिर बॉडी में जाओ और बॉडी में लिखो व्हाई दे आर सीन एज एंटी स्टेट, यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है। ये एक डायमेंशन क्रिएट करो बॉडी में, और उसमें आप जब डायमेंशन क्रिएट कर रहे हो तो उसमें पीआईएल, प्रोटेस्ट, फंडिंग कंट्रोवर्सीज को जोड़ सकते हो, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, पीआईएल है ना, फंडिंग कंट्रोवर्सी को जोड़ दो, है ना। फंडिंग कंट्रोवर्सीज जैसे टर्म्स का उपयोग करो, ठीक है, फंडिंग कंट्रोवर्सी जैसे टर्म्स का उपयोग करो। इसमें आप एक चीज और यूज कर सकते हैं, आप इसमें प्रोटेस्ट जैसे टर्म्स का उपयोग कीजिए, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ये मैं डायमेंशन में बात कर रहा हूं। तो पहला डायमेंशन क्या क्रिएट करो, व्हाई दे आर सीन एज एंटी स्टेट, है ना। तो पहला तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को अगर देखें तो पहला हमने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया, फिर व्हाई ये एंटी स्टेट एक्टर्स के तौर पे क्यों देखे जाते हैं, आपने ये बता दिया। फिर आप लिखो कि व्हाई दैट व्यू इज इनकम्प्लीट, है ना, कि एंटी स्टेट, कई सिविल सोसाइटी को आप एंटी स्टेट करें लेकिन दे आर ऑल्सो वर्किंग एज ए गुड वे, है ना, वो अपने कुछ अच्छे तरीके से भी काम कर रहे हैं। तो एक अब नया डायमेंशन इसमें लिख सकते थे कि व्हाई दैट व्यू इज इनकम्प्लीट, कि हम एंटी स्टेट कह रहे हैं, या स्टेटमेंट में जो बोला गया क्वेश्चन में कि एंटी स्टेट के तौर पे काम करते हैं, तो क्यों वो इनकम्प्लीट व्यू है। तो व्हाई दैट व्यू इज इनकम्प्लीट डैश, इसमें आप पॉइंट लिख सकते थे। दूसरा डायमेंशन, इसमें आप पॉइंट लिख सकते थे, दे को डिलीवर स्कीम्स, एक्सटेंड कैपेसिटी, है ना, डू अवेयरनेस एंड ऑडिट्स, इस तरीके की चीजों का उपयोग कर सकते थे। और मैंने बोला भी हुआ है पिछले जितने बच्चों को मैं मेंस के मैंने तैयारी करवाई थी कि भाई अगर 10 मार्कर या 12.5 मार्कर जो भी आपका क्वेश्चन हमारा यूपीएससी पूछती है, मिनिमम 2 डायमेंशन डालो, मैक्सिमम 3 डायमेंशन। ज्यादा डायमेंशन डालोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा कि भाई इसके पास वर्ड नहीं है, बिना मतलब का डायमेंशन खोद रहा है ना। अगर आप कम लिखेंगे डायमेंशन तो उसको लगेगा कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए। तो एक बैलेंस्ड वे में आंसर देना था, आप समझ पा रहे होंगे। तो जब आप इस तरीके की चीजें लिख रहे हैं, आपने लिख दिया व्हाई दे आर सीन एज एन एंटी स्टेट, दूसरा आपने डायमेंशन डाला व्हाई दैट व्यू इज इनकम्प्लीट, तो आप तीसरा डाल दो। अगर आपने प्रॉब्लम लिखा है तो भाई एज एन ऑफिसर आपको सॉल्यूशन भी देना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड लिखिए। वे फॉरवर्ड में इस क्वेश्चन का डाल दो यहां पर कि भाई ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग, ऐसे ऐसे टर्म यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशन, पार्टनरशिप फ्रेमवर्क्स। तो अगर आपने इन सभी चीजों को वहां पे डाला हुआ है तो आपकी आंसर अच्छी लिखाई है। आप अगर आप इस आंसर को, इस क्वेश्चन को लिखते वक्त अगर इसके आंसर में आपने क्रिटिकल फ्रेंड, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म का अगर टर्म, ऐसे टर्म का उपयोग किया है तो आपकी आंसर अच्छी लिखाई है। मैं ये सिंपल आपको कहना चाहता हूं। तो ये तो हो गया। अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे गवर्नेंस का, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप से है, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका है व्हाट आर इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज, एडवोकेटिंग फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। पर्यावरण दबाव समूह क्या है, भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में इनकी भूमिका को विवेचन कीजिए। भाई सिंपल है। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। क्लासिकल मतलब आप ये कह सकते हो कि बार बार इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस घुमा फिरा के यूपीएससी ने पूछने का प्रयास किया और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। बट दिस क्वेश्चन इज प्लेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। पर्यावरण शासन से संबंधित एक क्वेश्चन है, और अगर आप इसको लिखना चाह रहे थे तो सबसे पहले तो आप ये समझाइए इंट्रोडक्शन में कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप क्या है। इसको लेकर कोई अगर थिंकर का कोई कोटेशन है तो उसको लिखिए आप, है ना। और इसके टाइप, आप इसके डायग्राम बनाइए और उसमें एक टाइप दिखाइए, टाइप में कि ऐसे कौन कौन से मेजर, है ना, ये जो है इन्वायरमेंटल आप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें डाल सकते हैं इसके टाइप में कि भाई इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स के एग्जांपल दे दीजिए। सो इफ आई एम टेलिंग कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल देना तो सिर्फ इंडिया पर्सपेक्टिव से मत देना, ठीक है। थोड़ा सा कुछ वर्ल्ड का भी ग्रेटा थनबर्ग वाला यूज कर लो। इंडिया के कई प्रेशर ग्रुप्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, जैसे चिपको, नर्मदा बचाओ, यूथ क्लाइमेट ग्रुप्स, थिंक टैंक्स कुछ अगर हैं ऐसी तो उनको यहां डालो। फिर ये बताओ कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स का रोल क्या है ना। आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो इसमें बोला गया डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज, एडवोकेटिंग फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो आपने जब इसको डिफाइन कर दिया, आपने टाइप बता दिया, तो आपका जो डायमेंशन में पहला आएगा देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। अभी इंडिया के बारे में बोल रहा है, तो यहां पे टाइप तो आपने दोनों दिखाया था, लेकिन ज्यादातर टाइप इंडियन इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स का डालिए, है ना। कुछ एग्जांपल डाल दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आप यहां पर आइए और इस का डायमेंशन लिखिए, रोल में आप लिखिए,
आप रोल में लिख सकते थे कि दे रेजेज अवेयरनेस, दे इन्फ्लुएंसेस पॉलिसीज लाइक। अब देखिए इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स के ही तो इन्फ्लुएंस है कि गवर्नमेंट ने ईआईए जैसे टेक्निक को भारत में इंट्रोड्यूस किया, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, राइट। प्लास्टिक को बैन किया कई स्टेट्स में, आप पीआईएल को लिख सकते थे। कभी कभी ये जो है इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इन्वायरमेंट को लेकर वॉचडॉग ऑफ इन्फोर्समेंट का भी काम करती हैं, राइट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का काम करती है। हैदराबाद के आपने देखा होगा, अभी हल्ला हुआ था यूनिवर्सिटी के अगल बगल जो जंगल थे उसको हटा रही थी सरकार, राइट। तो उसको लेकर वहां पे कुछ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स खड़े हो गए। उन सभी चीजों को कोट कर सकते हो, कुछ स्टेटमेंट कोट करो, राइट। जब ये रूल्स लिख लो तो थोड़ा कंसर्न भी लिख लो, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, 15 नंबर का क्वेश्चन है। जनरली यूपीएससी पहले पूछती थी 12.5 नंबर की क्वेश्चंस, है ना, लेकिन अब ज्यादातर यूपीएससी हमारा क्या पूछता है, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो 10 से 15 नंबर का हमारा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। 10 क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर का, 10 पूछता है 15 नंबर का। तो इस प्रकार हमारा हो गया 100 और 150, तो 250 हो गया। पहले यूपीएससी पूछता था 12.5 नंबर का। तो हमारा 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर वाला अगर क्वेश्चन है आपका तो उसमें 2 डायमेंशन डालो, 15 नंबर वाला है तो इसमें आप 3 डायमेंशन डाल सकते हो। इससे ज्यादा मत डालना, इरेलीवेंट हो जाएगा। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर जो है इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते थे। अच्छा, जब ये लिख लिए तो कंसर्न्स लिखो, है ना। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इंडिया में क्या कंसर्न्स है उसमें लिख दो कि फंडिंग इशू ये फेस कर रहे हैं। एपिसोडिक एक्टिविटीज में इनका है कि कभी कभी शांत है, कभी कभी उग्र हो जाते हैं, ये एक्टिव नहीं है क्लियरली, है ना। इसको आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शनिज्म इमेज है इनका, है ना। तो वो भी सारा चीज डाल सकते थे। अब चूंकि हमने कंसर्न लिख दिया है और 15 नंबर का क्वेश्चन है और अभी तक हमने 2 ही डायमेंशन लिखा है, तो तीसरा भी हमें लिखना होगा। तो वे फॉरवर्ड लिख दो। वे फॉरवर्ड में लिखो स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशन, ओपन डेटा, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, ऐसी चीजों को उपयोग कर सकते थे। और अगर आप इसके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिख रहे होते और अगर आपने लिखा है अगर एग्जामिनेशन में और आपने अगर कुछ कीवर्ड यूज किया है जैसे एजेंडा सेटर्स, वॉच डॉग्स, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, तो आपकी आंसर बहुत अच्छी थी। याद रखिएगा, टर्म और कीवर्ड बहुत मैटर करता है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी भी चेक करेगा ना तो सामने उसके पास वो पूरा कीवर्ड पड़ा होता है, उसको देखता और मिलाता है वो, है ना। आप इस बात पे भी ध्यान देंगे, अगर वो कीवर्ड सारी मैच नहीं करेगी तो आपको कम नंबर मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां पर देखिए, इनइक्वालिटी 60 नंबर का क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन मैं कहूंगा गवर्नेंस का इस साल का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है कि इनइक्वालिटी इन द ऑनरशिप, राइट। इनइक्वालिटी इन द ऑनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कोई आदमी खूब अमीर है, कोई आदमी खूब गरीब है, एंड देयर इज अ बिग गैप। तो इस कारण से भी बहुत ज्यादा गरीबी है। डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, यानी जो गरीबी के विरोधाभास को लेकर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन में पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी को डिफाइन करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो फर्स्टली वी विल डिफाइन द पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, पहली चीज, ठीक है। हम इसमें पॉवर्टी एंड प्लेंटी को भी थोड़ा डिफाइन करेंगे। पॉवर्टी एमिड प्लेंटी, है ना, ऐसे टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे। पॉवर्टी एमिड प्लेंटी, एमिड प्लेंटी, तो इसको हम डिफाइन करेंगे और पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी को भी इंक्लूड करके हम इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे इंट्रोडक्शन में। तो ऐसे करना है। फिर इसके बाद आप बॉडी में आइए, तो इसको थोड़ा सा कुछ एसेट इनइक्वालिटी वाले टर्म से लिंक करो, जैसे लैंडलेसनेस, लैक ऑफ क्रेडिट, डिजिटल गैप। इन सभी तीनों टर्म्स, ऐसे ऐसे टर्म्स को ऐड करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखते हुए। कहां पर? पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी को इन सभी टर्म्स से लिंक करना, लैंडलेसनेस, लैक ऑफ क्रेडिट, डिजिटल गैप वगैरह वगैरह, इन सभी से लिंक करके आप एक जो है डायमेंशन बना सकते थे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके बाद कंसीक्वेंस लिख सकते थे इसमें, जैसे इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी, वीक बार्गेनिंग पावर, ऐसे ऐसे टर्म्स इसमें उपयोग किए जा सकते थे। अब चूंकि आपने कंसीक्वेंस लिखा और उसमें नेगेटिव आपने कंसीक्वेंस लिखा है, तो आपको सॉल्यूशंस भी लिखना होगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक ऑफिसर को ये चाहिए कि जब आप कंसीक्वेंस या कंसर्न लिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, तो आप सॉल्यूशंस भी लिखिए। जैसे सॉल्यूशन में लिख सकते थे आप, डिजिटाइज्ड लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए, वुमेन्स ओनरशिप पे भी ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्टिव इंक्लूजन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे भी थोड़ा उसको प्रमोट करना चाहिए, स्किलिंग, क्रेडिट गारंटीज, पब्लिक गुड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, प्रोग्रेसिव फिस्कल टूल्स, ऐसे ऐसे टर्म्स को उपयोग करके आप आंसर लिख सकते थे। और अगर आपने इसको लिखा है और आपने अपने आंसर में कुछ कीवर्ड यूज किया, जैसे स्ट्रक्चरल एसेट गैप्स, है ना, इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी, प्रोडक्टिव इंक्लूजन, ऐसे ऐसे अगर टर्म का उपयोग किया ना बच्चों, तो बहुत अच्छा आंसर लिखा है आपका। अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट।
तो ये आपने यहां पर देखा। अच्छा, अगेन मैं बोल दूं कि मैं इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा, उनके आंसर्स को डिस्कस नहीं कर रहा। आई एम डिस्कसिंग द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आई एम नॉट ब्रेकिंग द क्वेश्चन हियर, बिकॉज मैं यहां पे सॉल्यूशन नहीं बता रहा। सॉल्यूशन बताता तो हर एक क्वेश्चन को ब्रेक करके बताता, उसमें बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। दिस इज अ नॉर्मल डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो, इसको यहीं तक सीमित रहने देते हैं। उसके लिए एक अलग लेक्चर लेंगे जहां पे हम लोग डिटेल्ड गवर्नेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कभी कभी ये गवर्नेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने में आधा घंटा लग जाता है, 30 मिनट्स। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि सिर्फ एक हिंट अप्रोच में दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा चीज किया जा सकता था, है ना। तो ये उन बच्चों को ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये वीडियो जिन्होंने मेंस इस साल दिया है, उनके लिए सारी चीजें समझ आएंगी। नए बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये पूरा ही फोकस्ड है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल मेंस दिया है। वो चीजों को समझ पाएंगे जो मैं यहां पर बता रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं? नए बच्चों के लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा वेयर आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर को। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, तो ये सारा चीज यहां कर सकते थे। अगले क्वेश्चन हमें देखना है, यहां पे आप देख सकते हो। अगला 17 क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन, ये भी गवर्नेंस वाले क्वेश्चन से लिंक्ड है, ठीक है ना। इफ यू विल सी दिस क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन मैं आपको बता रहा हूं। 17th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इन कंटेम्पररी डेवलपमेंट मॉडल्स decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and executing defeating the objectives of development critically evaluate। समझ रहे हो? यानी समकालीन विकास मॉडल में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती और ये विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती है। समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए, 250 वर्ड्स में लिखना था। 15 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जीएस का पेपर 250 मार्क्स का होता है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, कैलकुलेट करोगे 250 मार्क्स होगा। खैर, आइए पॉइंट पे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरा एक ही इसमें कमेंट होगा कि हियर एग्जामिनर चेक्स योर ग्रास्प ऑफ सब्सिडियरिटी। मतलब एग्जामिनर इस क्वेश्चन के माध्यम से यह देखना चाहता है कि आपको यह समझ है या नहीं कि जो काम गांव की पंचायत कर सकती है उसके लिए दिल्ली नहीं भागना चाहिए। डिसीजन हमेशा उसी लेवल पर होना चाहिए जहां वो सबसे इफेक्टिव और क्लोजेस्ट टू पीपल हो। यही तो सब्सिडियरिटी है। लोकल को इंपावर करना, जरूरत पड़ने पर ही ऊपर के लेवल तक डिसीजन ले जाना, यानी ऊपर के लेवल पे कांटेक्ट करना, हो सके तो अपने ग्राउंड लेवल पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दिस इज सब्सिडियरिटी बेसिकली। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए था? आप इंट्रोडक्शन में लिखते, सेंट्रलाइजेशन अक्सर सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल को तोड़ देता है, यानी जो काम लोकल लेवल पर अच्छे से हो सकते हैं उन्हें ऊपर खींच लिया जाता है अक्सर, और दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते थे। इसके बाद आप इसमें ये भी सारी चीजें डाल सकते हैं जो अच्छा रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के आप मुद्दे को भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें ये भी डाल सकते थे, ठीक है। और इसके डायमेंशन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डायमेंशन की बात कर रहा हूं। अगर आप देखोगे जैसे इसमें आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, क्रिटिकली इवेल्युएट। तो यहां पे इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है क्रिटिकली। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम्स लिखेंगे इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, राइट। तो अगर आपने प्रॉब्लम्स लिखा है और प्रॉब्लम्स में आपने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की, जैसे इंफॉर्मेशन एसाइमेट्री को आपने लिखा है ना, ऐसा ऐसा टर्म यूज किया इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, है ना, जिसका मतलब है कि दिल्ली बैठकर गांव की जरूरत आदमी नहीं समझ पाता है ना। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को अगर एग्जांपल के रूप में बताऊं तो क्या होगा कि भाई दिल्ली में बैठकर कोई भी आदमी गांव की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा, उसके लिए गांव आना होगा। अब यहां पे अब अभी क्या हो रहा है, हमारे यहां पर अधिकतर गवर्नेंस ऐसे ही डील की जा रही है ना, ऐसे ही डेवलपमेंट मॉड्यूल्स डेवलप किए जा रहे हैं। अधिकतर जो हमारे यहाँ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल्स अधिकतर इसी प्रकार की चल रही है कि आदमी एक जगह बैठा और वहीं से डील कर रहा है। आप ग्राउंड लेवल पर उतरो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द ग्राउंड लेवल एंड ग्रास रूट लेवल, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू डेवलप द ग्रास रूट लेवल। अब यहां पर ये तो हो गया। दूसरा यहां पे पॉइंट लिख सकते थे कि वन साइज फिट्स ऑल, है ना, वन साइज फिट्स ऑल, इस तरीके के टर्म्स को यूज किया जा सकता है तो ज्यादा और थोड़ा सा इनरिच्ड आंसर दिखता कि अलग अलग स्टेट्स की डाइवर्सिटी इग्नोर हो जाती है। सरकार ये सोचती है कि नहीं भाई ये वाला मॉडल है, सभी स्टेट्स में लागू करो। भाई आपको डाइवर्सिटी समझना होगा, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू डू इनरिच्ड डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, राइट। इसमें थर्ड पॉइंट यूज कर सकते थे लो ऑनरशिप, है ना, लो ऑनरशिप, लो ऑनरशिप, लो ऑनरशिप कि मतलब जब योजना ऊपर से थोप दी जाती है तो जमीन पर लोग उसे अपना नहीं मानते। लोग यही मानते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट ही समझेगी।
तो लो ऑनरशिप है, यानी फीलिंग ऑफ लो ऑनरशिप, वन साइज फिट्स ऑल, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, दीज आर द मेन प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी द डेवलपमेंट मॉड्यूल्स वी हैव राइट नाउ। ये तो प्रॉब्लम्स, जब प्रॉब्लम्स लिख लिए तो अगला डायमेंशन क्रिएट करो। अच्छा, इसी प्रॉब्लम पे लिखा तो उसी समय आप एग्जांपल भी लिख सकते थे, जैसे केरला पीपल प्लानिंग जो कैंपेन चला था, जिसमें पावर प्लस फंड नीचे देकर ऑनरशिप क्रिएट हुई थी। एक और एग्जांपल आप लिख सकते थे, लोकल बॉडीज इन हेल्थ क्राइसिस, जैसे केरला में पंचायतों ने कोविड मैनेजमेंट में बड़ा रोल निभाया। तो एग्जाम्पल हम लोग दे सकते थे कुछ, है ना, कुछ इस तरीके से। अगर आपने सारी चीजें की हैं तो आपका आंसर अच्छा लिखा है। फिर इसके बाद आप अगला डायमेंशन बैलेंस्ड जो है डायमेंशन के तौर पे लिखिए। आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये सारा चीज लिखने के बाद आंसर में लिख सकते थे कि लेकिन पूरी तरह डिसेंट्रलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, कुछ चीजें सेंट्रलाइजेशन जो भी सेंट्रलाइजेशन होना भी मांगती हैं। यूपीआई प्लेटफॉर्म, नेशनल सर्विलेंस सिस्टम, जीएसटी फ्रेमवर्क, यहां पर सेंट्रलाइजेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहां डिसेंट्रलाइजेशन होना अति आवश्यक है, जैसे डेवलपमेंट मॉड्यूल्स को लेकर। इस तरीके से जैसे आपने जब प्रॉब्लम लिखा था तो एक 2-3 लाइन इवेल्युएशन करके लिख सकते थे, मतलब एनालाइज करके कि ये चीजें जरूरी नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन ही हो, सेंट्रलाइजेशन भी कई जगह सही होता है। एग्जाम्पल बताते हैं आप। अब चूंकि आपने ऊपर में प्रॉब्लम लिखा है तो आप वे फॉरवर्ड लिखना तो कॉमन सी बात है, आप वे फॉरवर्ड लिखते तो और अच्छा हो जाता। और वे फॉरवर्ड में कुछ करना नहीं था। वे फॉरवर्ड इज बेसिकली द सॉल्यूशन व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स यू हैव मेंशन्ड अर्लियर। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते थे आप लिख सकते थे कि भाई डिवॉल्व 3 एप्स, यानी फंक्शन, फंड्स एंड फंक्शनरीज, 3 एप्स को यूज कर सकते थे, है ना। अगर आपने पढ़ा है, तैयारी अच्छी की है तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आप एडेप्टिव मैनेजमेंट को यहां पे लिख सकते थे, है ना, एडेप्टिव मैनेजमेंट को यहां पे आप लिख सकते थे, एडेप्टिव मैनेजमेंट, इसको आप लोग यहां पे लिख सकते थे। इज इट क्लियर? मैनेजमेंट लिख सकते थे। इसका सीधा मतलब है कि ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से पॉलिसी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका एडेप्टिव मैनेजमेंट का मतलब यही हुआ, आप ऐसे लिख सकते थे। तीसरा आप लिख सकते थे सोशल ऑडिट्स एंड सिटीजन फीडबैक, क्योंकि भाई जब तक सिटीजन फीडबैक और सोशल ऑडिट नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होगा, राइट। तो ये सारी चीजें डाली जा सकती थी। तो इस आंसर को इसके लिखते वक्त आप यहां पर सब्सिडियरिटी, पॉलीसेंट्रिक गवर्नेंस, 3F जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अगर इन सभी चीजों के ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को अगर आपने उपयोग किया अपने आंसर में, अपने क्वेश्चन के आंसर में, जो हमारा 17 नंबर वाला है, तो ये मानकर चलिए कि आपकी जो क्वेश्चन का आंसर, आपने आंसर इनरिच्ड आंसर लिखा है। जो मैंने आज बातें की सिर्फ मैंने हिंट दिया है कि ऐसे ऐसे चीजें की जा सकती थी, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता था। ये अगर आपने सर मेंस अपीयर किया है तो आप समझ पाते हैं इसको, आप समझ पा रहे हैं। तो अगर आप 1 लाइन क्लिंचर की अगर आप मेरे से बात करें, आई विल टेल यू कि सच्चा गवर्नेंस वही है जहां सिटीजन्स एट द सेंटर, स्टेट एज ए एनेबलर बनकर काम करे। यानी सिटीजन एट द सेंटर, स्टेट एज एनेबलर बनकर जहां काम करता है, वही सच्चा गवर्नेंस है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द 5 क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नेंस, आपकी क्या राय है कि एग्जामिनर क्या हमसे चाह रहा था, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बना रहा था तो किस तरीके से बना रहा था। फिर बच्चों मैं चाहता हूं कि चीजों को समझने के लिए मैं यहां पर थोड़ा पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। हाउ एग्जामिनर फ्रेम्ड द पेपर, ठीक है, हाउ एग्जामिनर फ्रेम्ड द पेपर। 1 सेकंड रुक जाएंगे आप सभी। हाउ एग्जामिनर फ्रेम्ड द पेपर, फ्रेम्ड द पेपर, जब ये बना रहा था गवर्नेंस के क्वेश्चन तो कैसे उसने बनाया था, क्या उसके दिमाग में चल रहा था। ठीक है, देखिए इस बार एग्जामिनर ने जानबूझकर बेयर एक्ट वाले सवाल कम कर दिए। 2024 में हमने देखा था कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, सिटीजन्स चार्टर जैसे डायरेक्ट प्रोविजन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में हमने ये देखा कि यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज, है ना, सिविल सोसाइटी एनजीओ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस यानी ई गवर्नेंस वगैरह वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 2025 में प्यारे बच्चों यूपीएससी ने गेम कंप्लीटली बदल दिया। इस बार यूपीएससी ने गवर्नेंस के क्वेश्चन में कंप्लीटली फोकस इस बात पे रखा कि क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ रीजनिंग से रिलेटेड हो, नोट डेटा रिकॉल से। मतलब फैक्ट किट नहीं चाहिए था यूपीएससी को, बल्कि यूपीएससी को ये चाहिए थी कि ये जो बच्चे जो हैं इसको थोड़ा सा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखें। तो यहां पर मैसेज क्लियर है, यूपीएससी चाहता है कि आप पॉलिसी मेकर की तरह सोचिए, ना कि क्लर्क की तरह। डेटा रिपीट मत करो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यही डिफरेंस मींस टॉपर
और एवरेज आंसर में आता है, यानी जो बच्चा मेंस में टॉप करेगा वो इन सभी चीजों को ध्यान से समझते यूपीएससी के हिडन मैसेज को समझते हुए आंसर लिखेगा। लेकिन जो बच्चा एवरेज कैंडिडेट होगा वो इन सभी चीजों को समझ ही नहीं पाएगा। एंड दैट इज वाई गवर्नेंस मूव्ड फ्रॉम विच एक्ट, जहां पर क्वेश्चन पहले विच एक्ट से रिलेटेड पूछा जाता था, यानी दैट इज वाई द गवर्नेंस मूव्ड फ्रॉम विच एक्ट टू व्हाट डिजाइन वर्क बेस्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? टू व्हाट डिजाइन वर्क बेस्ड, वर्क बेस्ड, ठीक है, वर्क बेस्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप समझो बच्चों, यही है असली शिफ्ट कि पहले पूछा जाता था विच एक्ट, अब यहां पे जो टर्म आ गया टू व्हाट डिजाइन वर्क बेस्ट, इस साल के क्वेश्चन को देखकर यही लग रहा है। अब अगर आप मुझसे फाइनल रिव्यू पूछोगे कि सर आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द गवर्नेंस क्वेश्चन आपके अनुसार यूपीएससी क्या चाहती थी, बच्चों ये बात हमेशा याद रखना है कि यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की खोज कर रहा, ना कि क्लर्कियल पोस्ट के लिए, है ना। यानी यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहता है, ना कि क्लर्क। वो ये नहीं चाहता कि तुम सिर्फ स्कीम्स उगल दो और एक्ट्स को लिस्ट लिख दो कि ये सारे एक्ट्स हैं, वो ये नहीं चाहती। वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम पॉलिसी मेकर की तरह सोच सकते हो, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह सोच सकते हो या नहीं। और 2025 में एग्जामिनर की नीड बिल्कुल यही थी कि क्या तुम गवर्नेंस को रियल प्रॉब्लम्स, जो गवर्नेंस के जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और हम सभी जानते हैं कि गवर्नेंस का जो रियल प्रॉब्लम है वो ये है टेक बायस, पोवर्टी पैराडॉक्स, कॉमन जो सीएसओस हो गया, एंटी स्टेट परसेप्शन, ये सारी चीजें हमारी गवर्नेंस के मुख्य प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे। और ये चेक करना, अब ये सिर्फ यही चेक करना नहीं था काम यूपीएससी का कि आप रियल प्रॉब्लम डायग्नोस कर पा रहे हो कि नहीं, बल्कि दूसरा भी चेक आपको इस साल के 5 क्वेश्चन देकर गवर्नेंस का यूपीएससी आपसे चेक करना चाह रही थी। और दूसरा पॉइंट ये था कि आप प्रैक्टिकल, बैलेंस और पीपल फ्रेंडली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इन क्वेश्चन को देखकर तो यही लग रहा है जो आप सॉल्यूशन लिख रहे थे, हर एक क्वेश्चन में आपने लिखा ना वे फॉरवर्ड, वो क्या है, वो सॉल्यूशन है। तो यूपीएससी ये भी चेक करना चाह रही कि आप प्रैक्टिकल, बैलेंस और पीपल फ्रेंडली सॉल्यूशन लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी ये भी चेक करना चाह रही है कि तुम्हें गवर्नेंस केवल किताब का थ्योरी या लॉ एंड पेपर नहीं लगना चाहिए, बल्कि तुम्हें इसे एक लिविंग प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग और सर्विस डिलीवरी की तरह समझना चाहिए। इन वन लाइन यूपीएससी चाहता है कि तुम गवर्नेंस को सिटीजन्स के लिए रीडिजाइन करो, और एग्जामिनर से ये देखना चाहता है कि तुम थ्योरी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बीच बैलेंस बना सकते हो या नहीं। तो बच्चों यही हिडन मैसेज था 2025 के गवर्नेंस पेपर का, है ना, जीएस2 पेपर का। गवर्नेंस के क्वेश्चन को देकर यूपीएससी आपसे ही चाह रही थी। बच्चों अगर आप गवर्नेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी जो भी अगर अगली बार से आपको गवर्नेंस के क्वेश्चन मिले आप उसको अच्छे तरह से सॉल्व करना चाहते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, 4 स्टेप फॉलो कर लेना, बहुत अच्छे से गवर्नेंस के क्वेश्चन को लिख लोगे। पहला चीज तो आपको क्वेश्चन को बढ़िया समझना है, उसको ब्रेक करना है और डिफिनेशन और कंटेक्स्ट से शुरुआत करो आंसर को। दूसरा स्टेप बैलेंस्ड एनालिसिस लिखो, है ना। तो स्टेप 1 क्या है गवर्नेंस के क्वेश्चन को लिखने का? पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो 50% गेम आपका क्लियर है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है कि आप डिफिनेशन और कंटेक्स्ट से शुरू कीजिए, यानी पहले आप जो है जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको पकड़िए कि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, उसको डिफाइन करो, प्लस क्या मेन मुद्दा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वैसे शुरुआत करो। हालांकि मैं गवर्नेंस के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, जीएस के पेपर को, जीएस पेपर में आंसर राइटिंग कैसे करना है, उसके लिए एक मैं सेशन ले लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये पहला स्टेप है। स्टेप 2 है कि बैलेंस्ड एनालिसिस लिखना है। बैलेंस्ड एनालिसिस लिखो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बैलेंस्ड एनालिसिस लिखो। और प्यारे बच्चों आपका जो तीसरा स्टेप है गवर्नेंस के आंसर को लिखने का वो ये है कि आप कीवर्ड्स को जो है कीवर्ड्स का तड़का लगाओ, उसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स उपयोग करो। क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट का अपना पॉलिटिकल जार्गन होता है, जार्गन होता है। जैसे पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल जार्गन, गवर्नेंस का गवर्नेंस से रिलेटेड जार्गन होता है। तो जार्गन का यूज करो जो गवर्नेंस से रिलेटेड जार्गन से। तो कीवर्ड्स का यहां पे आप तड़का लगा सकते हैं, है ना, कीवर्ड्स का तड़का लगा सकते हो आप यहां पर। इज इट क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द लास्ट स्टेप। किलर कंक्लूजन लिखो। किलर मतलब समझ रहे हो ना, इंट्रोडक्शन तो कैची होना चाहिए जो मैंने स्टेप 1 बोला। किलर कंक्लूजन लिखो। किलर कंक्लूजन के मतलब कि औरों से बेहतर लिखो विद द वैल्यू एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड को समझ गए तो आप समझिए आपका गेम ऐसे क्लियर होगा। थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाओ इंट्रोडक्शन के बाद तो ज्यादा अच्छा होगा। बस इतना याद रखो एग्जामिनर को लिखाई नहीं सोच दिखाओ कि तुम सोचते क्या हो। सो बच्चों दिस वाज माय डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द गवर्नेंस पोर्शन ऑफ जीएस पेपर 2 2025। इफ यू फाउंड दिस डिस्कशन यूजफुल
Do like, share, subscribe to CRMIS, and I want you to comment below which governance question did you find that toughest this year. I'm Kunal sir, CRMIS signing off. Remember, governance is not about mentioning scheme, प्यारे बच्चों, memorizing schemes. It is about thinking like an administrator and designing solution for people. Stay tuned for any update and my upcoming analysis of the Polity and IR portion of the GS paper 2 2025. प्यारे बच्चों, आज के लिए धन्यवाद.